नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अगर आप भी घर बुक करने के बाद पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट में देरी का शिकार हो गए हैं तो आज का कंज्यूमर अड्डा आपके लिए है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए पोजीशन में देरी होने पर घर खरीदारों को ब्याज देने का आदेश दिया है। लेकिन क्या इस फैसले से घर खरीदारों का सिरदर्द कम हो जाएगा या बिल्डरों की जिम्मेदारी बढ़ेगी? अब बिल्डर कोई भी बहाना नहीं बना पाएंगे। कोर्ट ने तो साफ कहा है कि फ्लैट खरीदार कोई बेबस ग्राहक नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट का फाइनेंसर है। चलिए इस फैसले को अच्छी तरह से समझते हैं और डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर बिल्डर फ्लैट देने में देरी करता है तो खरीदार को हर महीने की देरी के लिए ब्याज पाने का अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक रेरा कानून के तहत ब्याज पाना घर खरीदार का बिना शर्त और पूर्ण अधिकार है। मतलब कोई उसमें शर्त लागू नहीं हो सकती, कोई कंडीशन लागू नहीं हो सकती, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। उसका ये पूर्ण अधिकार है। अगर पोजीशन डिले हो रहा है तो उसको ब्याज मिलना चाहिए और हर महीने के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर खरीदार प्रोजेक्ट से निकलने की जगह उसमें बना रहना पसंद करता है तो भी बिल्डर यह कहकर ब्याज देने से बच नहीं सकते हैं कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई थी। फैसले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताते हैं। यह मामला दरअसल मुंबई के मुलुंड इलाके के एक प्रोजेक्ट का है जहां 10 खरीदारों ने महारेरा का दरवाजा खटखटाया। इन लोगों ने 2005 और 7 के बीच ये फ्लैट बुक किए थे। पोजीशन के लिए 2008 और 10 का वक्त दिया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी होती रही और आखिरकार 2018 में ये लोग रेरा के पास गए। 2017 में रेरा आ गया था। कुछ पुराने प्रोजेक्ट जिनको ओसीसीसी नहीं मिले थे, जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वो भी रेरा के दायरे में आए और इस अधिकार से ये लोग रेरा के पास पहुंचे। रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 1 फरवरी 2014 से 10.05% 10.05% प्रति माह की दर से ब्याज देने का आदेश दिया। इस आदेश में उसने कंसीडर किया कि प्रोजेक्ट में देरी हुई, बिल्डर ने कुछ उसके रीजन दिए और वो 7 साल का उनको एडवांटेज भी दिया गया क्योंकि 2005 से कैलकुलेशन नहीं किया गया, 2014 से किया। फिर लेकिन बिल्डर को लगा कि यह भी नहीं देना है। 2022 में बिल्डर ने हाई कोर्ट का इस फैसले के खिलाफ दरवाजा खटखटा दिया। अब हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया है। बिल्डर ने कोर्ट में तर्क दिया था कि देरी उनके हाथ में नहीं थी क्योंकि 2006 में मुलुंड की जमीन का एक बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट रिजर्व घोषित कर दिया गया था, जिसे क्लियर होने में 10 साल लगे। 2016 में जमीन क्लियर हुई और इसके बाद जरूरी मंजूरियां लेने में 2019 का वक्त आ गया। लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदार सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता है, वो एक फाइनेंसर की भूमिका भी निभाता है क्योंकि खरीदार घर के लिए बैंकों से लोन लेता है, जेब से भारी रकम बिल्डर को एडवांस में देता है। ऐसे में जब बिल्डर सालों तक प्रोजेक्ट लटका कर रखते हैं तो खरीदार बेहद असुरक्षित स्थिति में आ जाता है। वो बैंक को ब्याज भी भर रहा होता है और कहीं किराए के घर में रहकर किराया भी दे रहा होता है। इस फैसले में एक अहम बात यह भी निकल कर आती है कि बिल्डरों के फोर्स मैज्योर यानी नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के बहाने पर लगाम लगेगी। अक्सर बिल्डर कोर्ट में यह दलील देकर बच जाते हैं कि मंदी थी, सरकारी मंजूरियों में देरी हो गई या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई कानूनी अड़चन आ गई। यहां के मामले में जैसे फॉरेस्ट लैंड की बात, इस मामले में भी बिल्डर ने फॉरेस्ट रिजर्व का बहाना दिया ही था। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे परिस्थितियां जो भी रही हो, जो भी हो, अगर देरी हुई तो खरीदार को उसका हर्जाना ब्याज हर महीने मिलना ही चाहिए या हर महीने के हिसाब से मिलना ही चाहिए। एक और बात, बिल्डर्स प्रोजेक्ट को कई साल खींचते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि देरी का कोई बड़ा आर्थिक नुकसान उन्हें तुरंत नहीं उठाना पड़ेगा। अगर यह फैसला अमल में आ जाता है तो हर महीने ब्याज देने की कानूनी बाध्यता के डर से बिल्डर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए ज्यादा गंभीर होंगे। आप कहेंगे कि रेरा में तो यह प्रावधान है, लेकिन उसके लिए भी एक अलग कहानी है, वो भी कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला देश भर के रेरा ट्रिब्यूनल और अदालतों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि कोई बिल्डर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों या कानूनों की ढीली व्याख्या का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इस फैसले का हवाला देकर खरीदार मजबूत पैरवी कर सकेंगे। यह फैसला रियल एस्टेट मार्केट में पारदर्शिता और संतुलन लाने की दिशा में आप कह सकते हैं एक और बड़ा कदम है। इस फैसले ने रेरा की जो मूल भावना है
उसको भी मजबूत किया। रेरा क्यों अपनी जगह ये नहीं कर पाता है या फेलियर है, या क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक बेहद सख्त टिप्पणी की थी कि रेरा जब प्रभावशील नहीं है तो उसे बंद कर देना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब यहां इस पूरे प्रकरण के बाद, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, जो भी घर खरीदार हैं उनके लिए 10 बड़े सवाल हैं। क्या है? पोजीशन में देरी पर होम बायर के क्या अधिकार हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। देरी होने पर ब्याज क्या अपने आप मिल जाता है? क्या सिस्टम होता है? लेट पोजीशन में ब्याज कब से गिना जाएगा? पोजीशन लेने के बाद भी ब्याज क्या मांगा जा सकता है? लेट पोजीशन में ग्रेस पीरियड कितना वैध है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बिल्डर ग्रेस पीरियड की बात करने लग गए हैं, ये कहां से आया? सरकारी मंजूरी में देरी का खामियाजा कौन भुगतेगा? रेरा से पहले के प्रोजेक्ट्स पर भी ये नियम क्या लागू होंगे हर प्रोजेक्ट पर? लेट पोजीशन में ब्याज दर कैसे तय होती है, और अगर बिल्डर पैसा या ब्याज ना दे तो क्या किया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, केस बड़े कोर्ट में ही जाना है तो रेरा किस काम का, क्यों रेरा की जरूरत है? यही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था। राइट, तो ये 10 बड़े सवाल होंगे, और इन सवालों के जवाब देने के लिए, आपको एक अच्छी एडवाइस देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंटीग्रेट लॉ के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील और रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमने सोचा कि आज इस फैसले के माध्यम से दर्शकों को कुछ सीधे टेक अवेज दिए जाए, ताकि जो घर खरीदार है उनके लिए थोड़ी क्लैरिटी आए। तो सबसे पहला सवाल, जो 10 बड़े मैंने सवाल उठाए इस केस के आधार पर और बाकी जो रेरा में नियम है उसके आधार पर, पोजीशन में अगर देरी होती है तो होम बायर के लिए अकॉर्डिंग टू रेरा, अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या ऑप्शंस हैं? थैंक यू विपिन जी। सबसे पहली बात तो देखिए, कानून में सेक्शन 18 रेरा जो प्रोवाइड करता है वो अपने आप में ये प्रोवाइड करता है, एक तो कि जितनी भी अगर कोई प्रोजेक्ट में डिले होता है और अगर कोई अलॉटी उसमें कंटिन्यू करना चाहता है, और उस कंटिन्यूटी की जितनी भी पीरियड बियॉन्ड द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो डेट तय हुई है आपकी एग्रीमेंट में, उस डेट के बियॉन्ड अगर आप उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं, उस पीरियड के लिए इनको एक अनक्वालिफाइड राइट है हर महीने का ब्याज लेने का, ब्याज मिलने का। तो नेचुरली जितना भी पीरियड, अगर आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने शब्द इस्तेमाल किया वेंकट साहब, आपने शब्द इस्तेमाल किया अनक्वालिफाइड राइट, यही फैसले में भी लिखा है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, अनक्वालिफाइड राइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, एक तो स्टैट्यूट अपने आप में एक प्रोवाइड करता है, लॉ अपने आप में प्रोवाइड करता है कि ये बाय डिफॉल्ट एक राइट है अलॉटी का, कि अगर डिले होता है तो उसे किसी भी तरीके की डिले पे बियॉन्ड द पीरियड वो एंटाइटल हो जाता है अपने डिले पोसेशन चार्जेस के नाम पे, डिले इंटरेस्ट के नाम पे तरीके से लेने का, ब्याज लेने का हकदार बन जाता है। इस बात को न्यूटेक एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, ये मुद्दे 3 साल पहले, 4 साल पहले एसएलपी के थ्रू जब गए थे, इस मुद्दे पे काफी डिटेल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। उस जजमेंट में क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ही ये यूज किया है टर्मिनोलॉजी की अनक्वालिफाइड राइट अलॉटीज के पास आ जाता है, जो कि अपेरेंटली अभी जो ये आपने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में देख रहे हैं, वो एक तरीके से मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो रही है, वही टर्मिनोलॉजी और वही राइट्स को अपहोल्ड कर रही है बॉम्बे हाई कोर्ट। ऑफ कोर्स नॉट अपहोल्ड कर रही है, वो फॉलो कर रही है क्योंकि नेचुरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो ये बात काफी हद तक सही है कि बिल्डर्स कई तरीके के डिलेज जो है वो चाहते हैं कि वो अपने बियॉन्ड कंट्रोल माना जाता है, तो उनके लिए वो कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हम जो है, हमने तो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था। बट स्टैट्यूट यानी कि रेरा जो है वो क्लियरली ये कहता है कि आपके पास अपना राइट है, और वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट जजमेंट के बाद नेचुरली अदर कोर्ट्स जो है दे हैव टू फॉलो। इट इज नाउ द लेड आउट लॉ, अनक्वालिफाइड राइट है एक अलॉटी के पास अपना जो इंटरेस्ट है वो एज ए राइट क्लेम करें। राइट, तो कोर्ट ने एक जगह अनक्वालिफाइड राइट कहा है, एक जगह अनकंडीशनल राइट कहा है। कहने का मतलब यह है, और जैसा वेंकट साहब ने समझाया, कि तब कोई भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि फला कारण से विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ये प्रोजेक्ट लेट हो गया,
लेट हो गया मतलब लेट हो गया, और अब आपको जो भी फॉर्मूला है ब्याज दर का और हर महीने ब्याज वाला, उसे आपको देना ही होगा। अच्छा वेंकट साहब, जो अगला सवाल था, हालांकि उसका काफी सारा हिस्सा ऑलरेडी आपने बता दिया, लेकिन देरी होने पे ब्याज जो है, क्या वो मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कैलकुलेट होना या मिलना तय हो जाता है, या फिर उसके लिए एग्रीमेंट में क्या, क्योंकि आज भी एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये एग्रीमेंट को एक बिल्कुल आप डिस्पेल कर दीजिए इस कंफ्यूजन को, क्योंकि रेरा में एक नोटिफाइड एग्रीमेंट ऑलरेडी दिया गया है और हर स्टेट ने अपना अपना एग्रीमेंट्स नोटिफाई किए हैं। ये बात अलग है कि कुछ जो स्टेट्स हैं उसको इस तरीके से फ्रेम किया या नोटिफाई किया गया है, जो कि थोड़ा बहुत डाइल्यूट हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स है वो नोटिफाई किए हैं, और वो एक सभी अलॉटीज को जानकारी होनी चाहिए कि वो आपके रेरा वेबसाइट पे मिल जाता है उसका ड्राफ्ट कॉपी। उसको कंपेयर करें जब कभी भी आप किसी बिल्डर से एग्रीमेंट एंटर करते हैं, क्योंकि कोई अब ऐसा लीवे नहीं रहा, मैं कहूं कोई ऐसा प्ले नहीं रहा या कोई ऐसा उनको छूट है कि उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बियॉन्ड कुछ और एग्रीमेंट करें। तो जो वो एग्रीमेंट है लिमिटेड, इतना तक वो चेंजेस कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालना इत्यादि चीजें ही वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा सब कुछ उस एग्रीमेंट के, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड एग्रीमेंट के हैं, उसी के 4 कॉर्नर्स के अंदर आपको एंटर करना है। तो देयरफॉर ये आप कह नहीं सकते कि मैं एक पर्टिकुलर क्लॉज में फोर्स मेजॉर लिख दूंगा या उसका डेफिनेशन किसी भी तरीके से दूंगा और उसके चलते मैं ये कह दूंगा कि ये ब्याज दर या XYZ जो है मैं नहीं दूंगा। ब्याज का भी मैं बताता हूं, क्योंकि नोटिफाइड ब्याज मैं भी उसका एक हिस्सा और भी है, वो भी मैं बताता हूं। बट एग्रीमेंट जो है अब नोटिफाइड है, तो आप उस एग्रीमेंट के बियॉन्ड अगर कुछ क्लॉजेस है तो आपको पहले ही कोर्ट्स भी उसको मानती नहीं है और आप पहले भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें एक और सवाल है मेरा सर, वो वैसे क्रम संख्या में शायद आगे जाएगा, लेकिन मैं उसको यहीं पे पूछ लेता हूं। वो है लेट पोजीशन में ग्रेस पीरियड की बात, क्योंकि अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि हमारा प्रोजेक्ट तो लेट हो गया 1 साल, तो इसमें क्या होगा। तो मैंने कहा कि आपको तो ब्याज मिलना चाहिए या जो भी आपके उसमें लिखा है। उन्होंने कहा नहीं, उसमें तो 1 साल का ग्रेस पीरियड है, मतलब अगर कंप्लीशन डेट थी 2026 की, तो उसमें 1 साल का ग्रेस पीरियड, मतलब 2027 तक तो अगर लेट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेस पीरियड क्या है सर, ये कहां से आया? देखिए, ये गॉड सेव ग्रेस पीरियड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। देखिए, अब जो है रेरा के आने के बाद ये क्लियर हो गया है कि आपको 2017 ऑनवर्ड्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको एक पर्टिकुलर टाइमलाइन देना पड़ता है। मैं इस पीरियड तक कंप्लीट करूंगा करके एक डिक्लेरेशन और एक अंडरटेकिंग फाइल करता है प्रमोटर। तो आपका जो भी वो डेट्स है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती है कि मैं इसको 6 महीने इस टाइम के अलावा मैं साल भर रखूंगा, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। तो नेचुरली चाहे वो पहले ही ले ले 6 महीने, जो वो कहे कि भाई मैं, हो सकता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट 3 साल में नहीं 3.5 साल में कंप्लीट होगा या 4 साल में कंप्लीट होगा, वो जब डिक्लेयर करता है तो वो पर्टिकुलर डेट एक सैक्रोसैंट डेट है। उसके अलावा ये नहीं कह सकता उस एग्रीमेंट के इस डेट के बियॉन्ड मैं 1 साल और लूंगा, क्योंकि नोटिफाइड एग्रीमेंट में भी वो पर्टिकुलर डेट आ जाती है। यहीं पे प्रॉब्लम है कि जनरली बिल्डर्स जो है रेरा का एग्रीमेंट 60% 70% फॉलो करते हैं, 20% अपना लिखना चाहते हैं या 30% अपना लिखना चाहते हैं, वो अलाउड नहीं है। वो पर्टिकुलर डेट आपने अगर लिख दिया है, भले आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए, हो सकता है मेरा 6 महीना और डिले होगा, तो रेरा ये कह देता है कि आप अपने आप डिसाइड करके हमें बता दीजिए। वो जो डेट होगा उस एग्रीमेंट का डेट, वो पर्टिकुलर डेट एक फ्रोजन डेट है। उसके बियॉन्ड जो है, जिसको ड्यू डेट कहा जाता है, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, उसके बियॉन्ड का कोई ऐसा डेट नहीं है। ग्रेस पीरियड, नॉन ग्रेस पीरियड, सो ऑन सो फोर्थ। पहली बात तो ये ग्रेस पीरियड उन प्रोजेक्टों की या उन एग्रीमेंट्स की बात कहीं जाए तो ठीक रहती है जो 2017 से पहले, रेरा से पहले जरूर ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा जाता था कि मैं 4 साल में दे दूंगा। उन दिनों डेट्स नहीं लिखे जाते थे, उनमें लिखा जाता था कि हम 3 साल में we will endeavor to deliver or we try to deliver, so on so forth, ऐसा लिखा जाता था। और फिर लिखा जाता था कि 6 महीने साल भर का ग्रेस पीरियड चाहिए। वहां जरूर
कोर्ट्स ने कुछ जगहों पे ये इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि ठीक है 3 की जगह हम 3.5 साल आपके, क्योंकि अप्रूवल्स का भी फैक्टर इन करके हम ग्रेस पीरियड मान सकते हैं। इस बात की जो है वो लोग कहते हैं कि बिल्डर्स जो है वो इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रेस पीरियड मेरे को एडिशनल 1 साल मिलता है या 6 महीने मिलता है, बट टेक्निकली अब पोस्ट रेरा वो नहीं है। किसी एग्रीमेंट में इस तरह की चीज लिखी हुई है, आपने सही कहा, मैंने भी जब थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की तो ये प्री रेरा में लिखा जाता था, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, पोस्ट रेरा इसकी जगह नहीं है। लेकिन अगर आज भी किसी एग्रीमेंट में ये चीजें लिखी तो फिर चैलेंज की जा सकती है सर? एब्सोल्युटली चैलेंज की जा सकती है, क्योंकि आपका, मैंने जैसे कहा, ये नोटिफाइड एग्रीमेंट्स हैं। अब ये वाली बात नहीं है कि ये मॉडल एग्रीमेंट्स है। पहली बात तो ये डिस्पेल कीजिएगा कि ये नोटिफाइड एग्रीमेंट है, ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, इसको फॉलो कीजिए करके। अब वो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफाइड एग्रीमेंट है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि, हालांकि उसको एक तरीके से लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र रेरा में आपको ध्यान हो को रेरा से पहले एक महाराष्ट्र का अपना खुद का एक एक्ट था, जिसके बेसिस पे ब्रॉडली काफी चीजें रेरा में भी ली गई थी। उसमें जरूर एक मॉडल एग्रीमेंट नोटिफाई हुआ था। मॉडल एग्रीमेंट उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि डेवलपर अपने आप को एडॉप्ट कर सके और चेंजेस कर सके। यहां पे रेरा में सेक्शन 13 में बाकायदा उसको कहा जाता है प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट। देयरफॉर व्हाटएवर इज प्रिस्क्राइब्ड वही एग्रीमेंट आपको फॉलो करना है। मिनिमम चेंजेस टू द एक्सटेंट आपके प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स हैं और आपको टिपिकल जो सिचुएशंस है या मॉडिफिकेशंस है, लिमिटेड, विदाउट डाइल्यूटिंग मैं कहूं कि रेरा के स्पिरिट को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं डिलीवरी डेट्स को चेंज कर दूं या मैं कुछ और ऐसे सब्सटैंशियल इंपैक्ट रहे या जिसके वजह से ये रेरा बन के आया है उसको चेंज कर दूं। अब आपको ध्यान हो कि रेरा बना क्यों है, यही डिलेज की वजह से तो बना है। राइट। आप अगर बेसिक जेनेसिस ऑफ दिस एक्ट देखेंगे, एक्ट का जेनेसिस 2 चीज था, एक तो डिले, दूसरा मनी डाइवर्शन। अब आप देखेंगे ये दोनों चीजों के अगर आप डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे देन तो इट इज, आई मीन, यू आर नॉट फॉलोइंग इट इन स्पिरिट, नीदर इन लेटर। लेकिन इसीलिए मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर, और इसीलिए फिर मैं अब ब्रेक के बाद उस बात पर जाऊंगा कि यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले उठाया, इनफैक्ट आप उस कार्यक्रम में थे भी, कि रेरा अपनी स्पिरिट में काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऑर्डर्स के मतलब नहीं रह जाते हैं, कई बार तो वो इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और सर्टेन टाइम रेरा ही कारण बन जाता है कि जो डेवलपर डिले कर रहे हैं उनको एक तरीके का फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि मामले लटके रहते हैं। और यहां तक टिप्पणी आ गई थी कि अगर ऐसा कानून है तो फिर उसका होने का मतलब क्या है, तो वो भी एक फैक्टर को समझेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहां पर, कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल जो हमने ऑलरेडी बायर्स के पर्सपेक्टिव से उठाए थे वो, और फिर एक बड़ा सवाल कि रेरा की अपनी अहमियत, अपना रुतबा अभी कितना है, कम ज्यादा, उस पर भी निर्भर करेगा। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। पोजीशन लेट देना ही होगा इंटरेस्ट। महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला और सभी होम बायर्स के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी, लगातार उस पर बात हो रही है। वेंकट राव साहब हमारे साथ बने, क्योंकि समय कम है। फटाफट 2 अहम सवाल मैं सर आपसे यहां पे लूंगा, शायद आप उसी के बारे में आगे उस वक्त भी बात करना चाह रहे थे कि लेट पोजीशन में जो पूरा कैलकुलेशन है, ब्याज दर से लेके टाइम पीरियड सब कुछ, वो कैसे तय होता है? देखिए, ब्याज दर जो है वो भी नोटिफाइड रेट है, MCLR प्लस 2%, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी MCLR प्लस 2% है, उत्तर प्रदेश में जैसे MCLR प्लस 1% है। तो ब्याज दर एक डिफाइंड नोटिफाइड रेट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई डिफरेंट डेट मिलना है। बाकायदा गवर्नमेंट ने MCLR प्लस 2% नोटिफाई किया है। तो आप तो सिर्फ इतना देखिए कि आपके एग्रीमेंट में किस पीरियड तक उसने प्रॉमिस किया है। ग्रेस पीरियड वगैरह को आप आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेस पीरियड वगैरह बियॉन्ड कंट्रोल है। जैसे क्लियरली कहा गया है कि कई चीजें लिखी जाती है कि कोर्ट ऑर्डर्स हो या कोई नोटिफिकेशन हो या इंक्लूडिंग इवन किसी और तरीके की बात हो, तो हम उस बात को नहीं मानते। एक्सेप्टिंग नेचुरल कैलामिटीज, मेरा मानना है कि वहां तक भी काफी लिमिटेड ऑप्शंस है, कोर्ट्स ने माना नहीं है। तो डेफिनेटली आपको अपने आप अपने एग्रीमेंट में क्लियरली पता चलेगा किस समय तक और उसके तक उसने डिलीवरी प्रॉमिस की है। उसके बियॉन्ड आप मंथली अपना कैलकुलेट कीजिए और ब्याज दर जो नोटिफाइड है उस रेट के हिसाब से आपको
एक पर्टिकुलर पीरियड तक का, जितने तक का भी पोसेशन ऑफर किया है उतने तक का आपको रेट मिलना है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कीजिए और आप एज ए राइट क्लेम कीजिए अपने बिल्डर से। अगर नहीं होता या नहीं देता, आपके पास कई विकल्प है। इस वक्त मतलब ये जो बीच में थोड़ा सा, और संकट भी नहीं कहूंगा, वो अफवाहें ज्यादा हो गई कि एलपीजी है नहीं है, मजदूर चले गए, इधर हो गया, उसके नाम पर बहुत सारे डेवलपर अभी कह रहे हैं कि भाई अब प्रोजेक्ट डिले होगा, हमारे यहाँ तो काम करने वाले लोग नहीं है। तो आई थिंक ये भी कोर्ट्स मानने नहीं वाले। अगर आप कह रहे हैं कि जब नेचुरल कैलामिटीज में भी वो स्ट्रिक्ट है, इतनी आसानी से उसे नहीं माने कि कुछ भी हो जाए तो उसे नेचुरल कैलामिटी का दर्जा देंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन सर, कि केस को अगर फाइनली बड़े कोर्ट में ही जाना है तो रेरा फिर किस काम का? वही बड़ा सवाल जो शुरू में भी था। नहीं, देखिए, चाहे रेरा हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स हो, चाहे आप किसी भी और कोर्ट के कहिएगा, एक प्रक्रिया ये है कि एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेवल पे कंप्लेंट फाइल होती है। तो जो आप बॉम्बे हाई कोर्ट की ये इस फैसले की भी बात करते हैं, या आप ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की जो अभी आपने मैम जिक्र किया और बात करते हैं, वो सब अपील प्रोसेस में ऊपर गई हुई चीजें हैं। रेरा में आपको कंप्लेंट करना है तो वो सबसे आसान और मेन कंप्लेंट है, उसके ऊपर ही बॉम्बे हाई कोर्ट के जाने के लिए अपीलेट प्रोसेस होने के बाद ही जा पाता है। तो पहली बात तो ये है कि अपील का जो प्रोसेस रेरा में है वो अपने आप में काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है प्रमोटर के लिए। हालांकि अलॉटीज के लिए फ्री है, क्योंकि प्रमोटर जो भी रेरा फैसला करता है उसका 100% जो है उसको डिपॉजिट करना पड़ता है अपीलेट कोर्ट में, उसके बाद ही वो आगे जा सकता है। अब आपने यही इसी जिक्र बात कर ले, इसी जजमेंट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में वो ये उम्मीद कर रहे थे, डेफिनेटली प्रमोटर के एक ग्रीवियंस थी, डेफिनेटली एक मैं मानूंगा कि कुछ हद तक, काफी हद तक जेन्युइन ग्रीवियंस भी होगी, क्योंकि उनके फॉरेस्ट रिजर्व वगैरह की वजह से जो है अप्रूवल्स नहीं मिली है। वो सब कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट्स एक फैसला पे पहुंचा है कि भाई क्या ये कितना पीरियड का इनको उस पे पहले का बेनिफिट दिया जा सकता है। जैसे कहा कि आपने 2016 या 14 तक उनको बेनिफिट दिया गया है, उसके आगे नहीं दिया गया है, तो ये चीजें कंसिडर करके दी गई है। लेकिन अगर आप कहेंगे एज सच लॉ में कोई ये प्रोविजन नहीं किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई आपको मतलब लेबर शॉर्टेज के वजह से, एक्स के वजह से, वाई के वजह से आपको ये बेनिफिट मिले। हाँ, ये जरूर है, ये हम इवन अपना खुद का घर बनाएंगे तो वहां पे भी डिलेस होती हैं। डेफिनेटली इस तरीके की चीजों के बारे में बातचीत होनी भी चाहिए, और एज जहां जेन्युइन केस है डेफिनेटली कोर्ट्स कंसिडर करती हैं, और कुछ हद तक अमेंडमेंट्स की भी होप की जा रही है कि उसको ये जो कंफ्यूजन है एक इवन इक्विटेबल पोर्शन टू द डेवलपर्स भी मिले, वो भी आने की संभावना है। राइट, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला फिलहाल आप सारे घर खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है, उनके हक की बात है। वो रेरा के ही कानूनों की या जो नियम है उन्हीं की व्याख्या को दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन उसे पुष्ट कर रहे हैं और एक बार फिर से लौटा रहे हैं, क्योंकि डेवलपर ही इस केस में गए थे हाई कोर्ट और उन्हें वापस लौटा दिया गया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला सही है और आप उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। बहुत सारे जो टेक्निकलिटीज हैं और तमाम ऐसी बातें जो दर्शकों को और ग्राहकों को जाननी चाहिए थी, घर खरीदारों को, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किए। आई थिंक वो भी अपने राइट्स के बारे में यहां से और ज्यादा अवेयर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।